Hello students, I hope you all are fine and have gone through the previous videos on coordination compounds. In the last class, you did VBT. VBT was taught to you. VBT is valence bond theory. This theory we have done in chemical bonding chapter also, and we know that this theory explains the geometry and magnetic behavior of compounds. So in the same way, we applied VBT in case of coordination compounds. In today's class, we will discuss limitations of VBT. Right? The topic is limitations of VBT. And we will start off, and after this we will start off with the new theory, CFT or crystal field theory. Actually there are three theories to explain the nature of bonding in coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, अगर हमें ये एक्सप्लेन करना है तो हम तीन थ्योरीज की हेल्प लेते हैं, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, crystal field theory, and MOT, molecular orbital theory. MOT is not there in class 12 syllabus for coordination compound. So we will do VBT and CFT. Today we will be doing limitations of VBT. What is the meaning of this term limitation? English का word है, meaning इसकी होती है inability और lack of ability. ठीक है, यूजुअली थ्योरीज के साथ जब थ्योरीज कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स. बहुत सारी थ्योरीज के साथ आपने उनके ड्रॉबैक्स भी पढ़े हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ VBT वन बाय वन. मीन्स ऑल द पॉइंट्स वेयर VBT फेल्स टू एक्सप्लेन के व्हाई दिस इज हैपनिंग. द फर्स्ट लिमिटेशन इज that it does not distinguish between a strong field ligand, जिसका abbreviated form है SFL, and weak field ligand. आपने जब VBT पढ़ी होगी, आपने complexes के hybridization निकाले होंगे, geometry निकाली होगी, तो आपने देखा होगा कि कुछ ligands की presence में जो electrons हैं वो rearrange हो जाते हैं, against the Hund's rule जाके वो rearrange हो जाते हैं. कुछ ligands जैसे cyanide, carbonyl और कुछ मेटल आयन में अमोनिया भी बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह. तो ये लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं. साइनाइड, कार्बोनिल के एग्जांपल्स खूब दिए हुए हैं क्लास 12th में. तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, और अगर किसी मेटल आयन के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं अगेंस्ट द हुंड्स रूल, और कुछ लिगेंड्स के साथ रीअरेंजमेंट नहीं होता है. तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट था ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. Let's see on this paper that this theory fails to explain, yet this theory does not distinguish between strong field ligand and weak field ligand, due to which same metal ion assumes different geometry in complex formation. Right? तो क्यों हो रहा है ऐसा कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक साइनाइड, कार्बोनिल एक्सेट्रा, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है अगेंस्ट द हुंड्स रूल क्यों हो रहा है? ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं. वी हैव वन एग्जाम्पल, NiCl4 2-. ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बना हुआ है. इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है. तो Ni एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो हमने ये Ni का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया. 28 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के लिए लिख दिए. 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जो ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन 3D में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में होंगे. तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3D8 4s2, और 4p जो है वो एम्प्टी होगी. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको बताया गया है. निकिल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 2. निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 2. कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, 4 Cl लगे हुए हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की आ रही है 2, तो जो आयन आएगा वो Ni2+ आ रहा है. और Ni2+ अगर हमें बनाना है तो हमें पता है कि 4s में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ये 3D8 4s0 4p0. राइट,
अब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया है, हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, तो हुन्स रूल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ रहे हैं, 4s एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है 3D में। जब क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाएंगे तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी फिर हाइब्रिडाइजेशन में? 4s होगी और 3 जो होंगी 4p की होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ गई, जिसमें से एक s है, 3 p है। sp3 अगर आता है हाइब्रिडेशन तो हमें पता है ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यही आयन Na2+, इसके साथ अगर लिगेंड हमारे लगे हुए हैं साइनाइड या साइनाइडो Cn-, अगर हमारा ये आयन लगा हुआ है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और व्हाट हैपेंस? रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे थे सिंगल सिंगल, ये अंदर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। 3D की एक ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी हो गई। अब जो 4 साइनाइड आयन को कोऑर्डिनेट लिंकेज बनानी है, ठीक है ना, तो उसमें से एक जाएगा यहाँ पर Cn- और बाकी 3 यहाँ पर आ जाएंगे, एक s में और 2 p में। तो जो हाइब्रिडेशन निकला वो हो जाएगा DsP2, और DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक। तो एक ही जो मेटल आयन है वो अगर लिगेंड को चेंज कर दें तो कहीं पे रीअरेंजमेंट करके डिफरेंट ज्योमेट्री दे रहा है और कहीं रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ज्योमेट्री चेंज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। These are the limitations which are given in your NCERT book. See the second limitation. Second limitation shows that it does not give quantitative interpretation of magnetic data. Alright, I have copied this second limitation of NCERT on this piece of paper. Okay, this theory does not give quantitative interpretation of magnetic data. You know, if unpaired electrons are present, then the given compound, if unpaired electron are present, then the given compound will be paramagnetic in nature. And if no unpaired electrons are present, then the complex will be diamagnetic. So that means the magnetic behavior depends on number of electron. This information we have. I have written just to explain you the meaning of this these words, that quantitative interpretation of magnetic data. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 11th में, चैप्टर का नाम अगर आपको याद हो तो उसमें एक हमारा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वहां पे भी ये वर्ड यूज हुए थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव क्या है? सी, क्वालिटेटिव मीन्स एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, यानी एक लॉजिकल तरीके से वो ग्रुप नहीं किया गया है, या फिर ये कहें कि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, qualitative research means the work done is just to gain an understanding of opinion or idea. तो ऐसे सारा काम हमारा कहलाता है qualitative analysis। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सिर्फ एक कंसेप्ट का आइडिया होता है, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो जो डेटा हमें ऑब्टेन होता है, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वो पूरे एनालिसिस मेथड से होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा। और बेसिकली जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द ओपिनियंस। तो ये डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। यानी अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाल रहे हैं डेटा, वो हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक हम ऑब्जर्व करके निकाल रहे हैं वो हमारा हो जाएगा क्वालिटेटिव। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है MnCN6 3- अगर बना हुआ है, ठीक है, तो हेक्सा साइनाइडो मैग्नीज है हमारा, और अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3+ आ रहा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब हमने क्या किया, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो हमने पहले यहाँ 25 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d5 4s2। फिर हमें Mn3+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकला। Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये 3d4 4s0, जिसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने ऐसे बना दिया कि कुछ ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी एज पर हुन्स रूल। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लेकिन यहाँ पे साइनाइड
लिगेंड लगा हुआ है Mn के साथ, जिसे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल के इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर दें तो कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो जो ऑन पेपर हम करके निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी गई, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हुआ इसका, तो ये निकला कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है ये पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता है। यानी ये डायमैग्नेटिक नहीं है जो हमने इस तरह से ऑन पेपर पे निकाला है। तो एक्सपेरिमेंट शोज दैट दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक। और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2.8 बोर मैग्नेटॉन इसका निकलता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये एक याद रखिएगा आप, एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों हो रहा है, वीबीटी नहीं बता पा रही है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि एज पर द वीबीटी अगर हम जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो डायमैग्नेटिक आना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये निकल के आया कि दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट हैज सम मैग्नेटिक मूवमेंट। थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं कि वीबीटी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रा फॉर्मेशन की कोई बात नहीं कर पाई थी वीबीटी। यूजुअली हम बोलते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो जो कंपाउंड्स होंगे वो कलर्ड होते हैं। हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे वो कलर्ड होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर नहीं होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। तो वीबीटी ने एग्जैक्ट कलर की कोई बात नहीं करी थी। जैसे अगर कोबाल्ट की बात करें, COF6 3- का जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, इसके जो कंपाउंड्स आएंगे वो ग्रीन इन कलर आ रहे हैं, ग्रीन इन कलर बन रहे हैं, ठीक है। कलर कैसे शो होता है, हमें पता है कि जो आयंस हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एनर्जी का एमिशन होता है, इस एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है बेसिकली। बहुत बार हमने इसकी बात करी है। तो वो स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन सा कलर आएगा, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन का कौन सा कलर होगा, वीबीटी इसके बारे में कोई बात नहीं करती है, ठीक है। जैसे ये अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है ग्रीन कलर, वैसे हमें पता है कि जो अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा रेड होगा, यानी ये जो है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और जो ग्रीन कलर है वो वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट कर रहा होगा, इसलिए हमें ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। बट वीबीटी ने इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी। तो वीबीटी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस और द एग्जैक्ट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि वीबीटी डज नॉट स्पीक अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, आयंस, कोई बात नहीं करती है वीबीटी इस बारे में। आपने वीबीटी में देखा होगा कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनकर आते हैं, लेकिन क्यों बन के आते हैं, क्या होते हैं, इस बारे में वीबीटी कोई बात नहीं करती है। तो जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो वही है कि वीबीटी डज नॉट डिफ्रेंशिएट इन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एक चीज और है, स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें तो वीबीटी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई बात नहीं करती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करती है। स्टेबिलिटी दो तरह से आती है कंपाउंड्स की, एक आती है ऑन, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस को, ऑन बोथ पैरामीटर्स। और कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक आता है थर्मोडायनामिकली, एंड काइनेटिकली। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की, तो वीबीटी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में बिल्कुल क्वाइट है, कोई बात नहीं कर रही है, चाहे वो थर्मोडायनामिक पैरामीटर हो, चाहे वो हम काइनेटिक्स के बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन येस ऑफ कोर्स सीएफटी करेगी, जब हम सीएफटी पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की भी बात करेंगे। एक और लिमिटेशन समझते हैं वीबीटी का। एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या नाम होगा, टेट्रा अमाइनो कॉपर 2 सल्फेट बन रहा है। सोल्यूशन कैसा आएगा, अगर इसकी बात करें तो सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ अपने आप में लाइट ब्लू कलर होता है, और जब ये कंपाउंड ये बनकर आएगा तो इसका जो कलर होगा वो डीप ब्लू कलर का होगा।
अब इस कंपाउंड में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 4 NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन की बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो हाइब्रिडेशन 4 के केस में आइदर या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। कंफर्म करते हैं हम VBT के थ्रू, क्योंकि VBT हमें हाइब्रिडेशन निकालना बताती है। तो Cu2+ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है यहाँ पे। Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9 4s0। ठीक है, 3d9 की फिलिंग हमने इस तरह से करके दिखा दी। यू कैन सी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है और लास्ट वाली जो ऑर्बिटल है उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन एज पर VBT क्या आना चाहिए था, sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। लेकिन जब VBT इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करती है तो वो ये कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d से प्रमोट हो जाता है और पहुंच जाता है यहाँ P में प्रेजेंट है। और जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, अब ये DMT हो गई है, एक SMT है और 2 P है। हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है DSP2, यानी हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी NH3 के साथ ओवरलैप करेंगी, उसमें कॉपर का एक D है, एक S है और 2 P की है ऑर्बिटल, DSP2। एक इलेक्ट्रॉन D से P में प्रमोट क्यों हो रहा है, शिफ्ट क्यों हो रहा है, मूव क्यों हो गया? VBT के पास कोई आंसर नहीं है इसका। ठीक है, जो ज्योमेट्री है वो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री आ रही है वो स्क्वायर प्लेनर आ रही है, क्यों आ रही है, कोई आंसर नहीं है। तो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन ऑफ VBT। ठीक है, जहां इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा बस यहां से यहां हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में VBT कोई आंसर नहीं कर रही है। तो एक्चुअली इस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री आती है वो हो जाती है स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज DSP2। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT। VBT फेल है एक्सप्लेन करने में इन सारे पॉइंट्स को, और इन सारे पॉइंट्स को अब जो ओवरकम करेगी वो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है CFT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो आंसर्स हमको VBT नहीं दे पाई वो आंसर्स अब हम CFT के थ्रू लेने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि इन सबके आंसर्स कैसे आएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बाद अब हम बात करेंगे CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ठीक है ना, जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थ्योरी है, कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ पोस्टुलेट्स होंगे इसके, और किसी ने प्रपोज करी होगी। तो ये थ्योरी जो प्रपोज करी थी वो है H. बेथे एंड वैन व्लीक। दे प्रपोज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म है CFT। ठीक है, अब किन दो मेन पॉइंट्स पे ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेस्ड है, हमें उसी को ही समझना है कि वो मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट, जैसे जब हमने VBT की बात करी थी तो VBT ये कह रही थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT जो है, it says that there are pure electrostatic attractions present between metal and ligand। कोई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है ऑर्बिटल की, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है ना, ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि VBT कहती थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, लेकिन CFT कह रही है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर Fe3+ और Cn- ये मिलके अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। ठीक, साइनाइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो ये हमारा D ब्लॉक का जो मेटल है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो अट्रैक्शंस आएंगे उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बन के आता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने
ये जो लिगेंड है इनको इन्होंने बोला पॉइंट चार्जेस, कि ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब फिर एक चीज आ जाती है कि हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं जहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर, अमोनिया, ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इनको बोला डाइपोल, ये डाइपोल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इसी को ही हम कहते हैं डाइपोल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इनको उन्होंने बोला डाइपोल, कि डाइपोल चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और जो नेगेटिव एंड होगा इस डाइपोल मॉलिक्यूल का, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल मेटल एटम, और अगेन जो है वो वहां पे एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही चीज अमोनिया के साथ है, NH3 अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये भी हमारा एक डाइपोल मॉलिक्यूल है। तो पहला पॉइंट जो CFT का है वो ये कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोई ओवरलैपिंग ना होके प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो लिगेंड्स हैं उन्होंने इसको पॉइंट चार्जेस भी बोला, कि पॉइंट चार्जेस हैं, और जो नेगेटिव पोल होगा लिगेंड का वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज मेटल। दूसरा मेन असम्पशन जो CFT का है वो ये कि ये थ्योरी बात करती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारी, उनकी स्प्लिटिंग की बात करती है। हमें पता है कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d और f होती है। इस थ्योरी में s और p की नहीं, d की स्प्लिटिंग की बात होगी। ठीक है, तो दो चीजों पे बेस्ड है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक ये कि बॉन्डिंग ही पूरी चेंज कर दी है, VBT कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करती है, कोऑर्डिनेट लिंकेज की बात करती है, CFT जो है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करती है, आयनिक बॉन्ड की बात करती है, और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करती है। राइट, डी ऑर्बिटल्स हमें पता है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को समझने से पहले हमें ये समझना है कि डी ऑर्बिटल्स क्या हैं। हमें पता है कि एक एटम है, उसके अंदर शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, और फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारी डी सब शेल है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, और हर ऑर्बिटल का जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह से बॉक्सेस से उन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर ऑर्बिटल का एक एड्रेस होता है। ठीक है, हम उसको डिनोट करते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे। और एक पॉइंट चीज और कि डी ऑर्बिटल किस तरह की होती है, हमें पता है डी ऑर्बिटल हमारी डबल डबल शेप होती हैं। एक इस तरह से बनाते हैं तो p ऑर्बिटल आती है, और इस तरह से बनाते हैं तो हमारी d ऑर्बिटल आ जाती है। इसको हम कहते हैं डबल डबल शेप, डबल डबल शेप। राइट, डबल डबल शेप की होती है। अब इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नोटेशंस या उनके एड्रेस क्या होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX, ZX। और दूसरी जो रेस्ट, जो बाकी के दो ऑर्बिटल्स जो हैं उनके एड्रेस हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ²। जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें जो हमारे ऑर्बिटल के एड्रेस हैं उनको हम डिनोट करते हैं DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ²। ये 5 आ गई, 1 2 3 4 5। ये आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है 11th में तो बताया जाता है। यहाँ पे X, Y और जो Z यहाँ पे यूज़ किए हैं हमने, ये अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ किए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये X, Y और Z एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउट ऑफ दीज 5 जो ये वाला है सेट, ये जो है इसमें जो डी ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं ये जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस,
इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में आते हैं, प्लूरल है AXES, एक्सिस के बीच में आएंगे। और ये वाली जो है दीज लोब्स आर प्रेजेंट, जो ये 4 लोब बना रखे हैं डी ऑर्बिटल के, लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होंगे, एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक है, ये एक्सिस को समझने के लिए और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसको समझने के लिए हम पहले एक्सिस निकाल लेते हैं। हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और हम एक्सिस निकाल लेंगे। बाकी आप ये ऑर्बिटल के एड्रेस कैसे याद रखेंगे, देखिए एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होती हैं। पहले आप लिखते चले जाइए एक्स वाई और जेड, और उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक बार वाई लगाया है, एक बार जेड लगाया है, एक बार एक्स लगाया है, ये हमारे एड्रेस बन गए। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स आ गई, और बाकी जो 2 बचती हैं उसमें स्क्वायर लगा देते हैं। एक में एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और दूसरे में जेड का स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। अब हम जरा एक्सिस को समझ लेते हैं कि किस तरह से एक्सिस हमारी आएंगी। से अगर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, यानी वहां पे 6 लिगेंड्स लगे होंगे। 6 लिगेंड्स कुछ इस तरह से आ गए हमारे, ये प्लेन में है 4 लिगेंड्स, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं 4 हमारे प्लेन में आ गए, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ठीक है, हम इसको एक्सिस के टर्म में बोले तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस आ रही है। अब हम किस तरह से ये एक्सिस निकालते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। एक हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से, ये आ गया, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर लिया, ये हमने एक्सटेंड कर लिया, और ये हमने एक्सटेंड कर लिया। अब हम इसको अगर अज्यूम करें, ये हमारा सेंट्रल मेटल लगा हुआ है, बीच में हमारा सेंट्रल मेटल लगा हुआ है और लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सिस है इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हमारी आ गई वाई, और ये आ गई हमारी जेड। अब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, जब सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे करेंगे, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा। ये वाई एक्सिस है, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, और ये जेड एक्सिस है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। ठीक है, अब जो 5 हमने डी ऑर्बिटल्स की बात करी थी, तो हमने कहा कि जो इनके लोब्स होते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इनके लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में आएंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉ करें डी एक्स वाई को ड्रॉ करें, तो डी एक्स वाई, डी ऑर्बिटल है, डबल डबल होगी, जो इसके लोब्स आएंगे वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आएंगे। तो हम इसमें से एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब जो लोब्स आ रहे हैं इसके, वो लोब्स आ रहे हैं, जो 4 लोब्स हमें हैं वो कैसे में बनाने हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनाने हैं। तो ये बना दिया हमने, लेबल कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगा वाई एक्सिस के बीच में। ये आ गया हमारा एक्स वाई। यानी जब हम इसकी बात करते हैं, इस तरह से हमारी एक्सिस हैं, तो जो एक्स वाई हैं वो यहाँ एक्सिस के ऊपर नहीं होंगी, एक्सिस के बीच में होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, एक्स और वाई के बीच में। सिमिलरली जब डी वाई जेड की बात करते हैं, डी वाई जेड की बात करते हैं, तो हम वाई और जेड एक्सिस बना लेते हैं, वाई और जेड, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा z एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, बीच में, एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके एड्रेस क्या होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जब हम बात कर रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो हमने ये निकाला कि डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स, इनके लोब्स जो प्रेजेंट हैं वो एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो हैं उनके लोब्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ड्रॉ करके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम बोल रहे हैं कि
ये जो हैं लोब्स इसके डी ऑर्बिटल के, ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और एक्सिस कौन सी होंगी, एक्स और वाई एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस बना दी, हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और ये पूरा एक्सिस के ऊपर आएंगे, इन बिटवीन नहीं होंगे, एक्सिस के ऊपर होंगे। ये एक्सिस के ऊपर आ रहा है लोब, ये एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर लोब आ रहा है। लोब छोटे बड़े हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, एक्स और वाई। ठीक है, जेड स्क्वायर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये चारों लोब्स जो हैं वो जेड एक्सिस पे ही प्रेजेंट होंगे। तो जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि ये ऑर्बिटल्स ऐसे आ रही हैं, और दूसरे वाले भी जो लोब्स होंगे वो उसी के ऊपर होंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल बना के दिखा देते हैं कि रिवॉल्व कर रही हैं। ये डी जेड स्क्वायर का नोटेशन होता है। अच्छा, ये सारी जो हमने डायग्राम्स ड्रॉ करे हैं, ये हमने सब 2D डायग्राम बनाए हैं। आपको इतना इन्फॉर्मेशन होगी कि जितनी भी ऑर्बिटल्स होती हैं वो सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होंगी, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेड पे ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अगर आपकी बात आ रही है, आपको बस इतनी चीज समझनी है कि 5 जो ऑर्बिटल हैं डी की, उसमें से एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, ये इन बिटवीन द एक्सिस आएंगी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस के ऊपर आनी है। ठीक है, अब एक पॉइंट पे हम और आते हैं कि ये वाली जो ऑर्बिटल्स हमारी हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, इन्हें हम कहते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हम कहते हैं EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये T2G और EG जो हैं वो स्पेक्ट्रल टर्म है, और 2 सेट में हमने अलग अलग डी ऑर्बिटल्स को डिवाइड किया है। अब ये जो सारा डिस्कशन हमने किया है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें, हमें ये समझना है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, तो अट्रैक्शन है, अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बेसिकली अट्रैक्शंस के बारे में बात नहीं करती है, वो रिपल्शंस के बारे में बात करती है। अब देखो रिपल्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लोन पेयर्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शंस भी होंगे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन फोकस इन्हीं रिपल्शंस पे होता है। अब क्या है कि ऑल दोज ऑर्बिटल्स विच आर अबव एक्सिस, है ना, अबव एक्सिस कौन सी है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दे विल फेस मोर रिपल्शंस देन T2G। तो रिपल्शंस आर नॉट सेम इन बोथ द सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर से बताते हैं कि जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से T2G सेट जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, और EG जो सेट है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शंस की, जो हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जो एक्सिस के ऊपर है, जो एक्सिस के ऊपर है, भाई लिगेंड जो है वो एक्सिस से ही अप्रोच करेगा, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगी। ठीक है, कंपैरेटिवली जो एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो आउट ऑफ दीज 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विल फेस मोर रिपल्शंस देन T2G। ठीक है, एंड यूनिवर्सल रूल या थंब रूल क्या है कि रिपल्शंस ऑलवेज इंक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, रिपल्शंस की वजह से एनर्जी इंक्रीज करती है। अब जब रिपल्शन ही सेम नहीं है, इस सेट और इस सेट में जब रिपल्शन ही सेम नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है जो इंक्रीज इन एनर्जी हो रहा है, जो एनर्जी बढ़ रही है, वो भी क्या होगी, सेम नहीं होगी या इक्वल नहीं होगी। तो जब तक लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच नहीं करते हैं तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिसे हम कहते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का मतलब है ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। तो जब तक लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल्स में डीजेनरेसी है, दे आर डी जनरेटेड, एनर्जी इज इक्वल, एनर्जी इज इक्वल, सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए लिगेंड्स ने उसको अप्रोच किया तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट, एंड द डी ऑर्बिटल्स विल divide into or split into 2
टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स T2G और EG। अब T2G और EG अगर हम ऑक्टाहेड्रल केस में बात कर रहे हैं कि किस में रिपल्शन ज्यादा होंगे और किस में रिपल्शंस कम होंगे, तो जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं दे आर फेसिंग लेस रिपल्शंस, तो जो उनकी एनर्जी है वो भी कम इंक्रीज होगी। और जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो जो है एक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से ज्यादा रिपल्शंस फेस करेंगी, और अगर रिपल्शन ज्यादा फेस कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो कार अगर आपस में लड़ रही हैं, टकरा रही हैं, तो जो बिल्कुल आमने सामने से जब टक्कर होती है तो डैमेज ज्यादा होता है। वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको जो लिगेंड के लोन पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें जब रिपल्शंस होंगे तो वो रिपल्शंस की जब हम बात करेंगे तो वो रिपल्शन ज्यादा होंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगी जो एक्सिस के ऊपर है, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। और जो एक्सिस के ऊपर नहीं आ रही है यानी कि DXY YZ और DZX दे विल फेस लेस रिपल्शंस एंड उनकी एनर्जी भी कंपैरेटिवली कम इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसी को हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये D ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये D ऑर्बिटल्स हमारी हैं, और जब तक लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया था सबकी एनर्जी बराबर है, डीजेनरेटेड है, दीज ऑल आर डीजेनरेटेड। जहां लिगेंड्स ने अप्रोच किया, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी जहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आ रहा है 6, तो जहां लिगेंड्स ने अप्रोच किया वहां ये D ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्प्लिट कर जाएंगी। ठीक है, इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, इनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी और बराबर तरीके से नहीं होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा होगी। जो हमारी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, वो ज्यादा रिपल्शंस फेस कर रही हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, वो कम रिपल्शंस फेस कर रही हैं, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो इनके कंपैरेटिवली कम होगी। T2G सेट में हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं, DXY YZ और DZX, और EG में हमारी 2 ऑर्बिटल्स हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो समराइज करें कि CFT के 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं, CFT किन 2 मेन पॉइंट्स पे फोकस कर रही है। नंबर 1, CFT कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस भी होते हैं। और रिपल्शंस हो रहे हैं लोन पेयर्स जो प्रेजेंट हैं लिगेंड पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द D ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन्हीं रिपल्सिव फोर्सेस पे ही फोकस करती है, एंड यही फोर्सेस जो हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स, और इस स्प्लिटिंग की वजह से रिलेटिव एनर्जी चेंजेस आते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेस आएगा। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो दिस इज ओनली what कि when D orbitals splits into 2 sets of orbitals having different energies, this is called crystal field splitting. When the D orbitals splits into 2 sets of orbitals, when D orbitals split into 2 sets of orbitals, this is only called crystal field splitting, and it is the basis of crystal field theory. अब द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग कि कहाँ तक ये स्प्लिटिंग होगी, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर पोजीशन अराउंड द मेटल एटम और आयन। तो द स्प्लिटिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारा जो मेन फोकस होगा वो में स्प्लिटिंग देखना है D ऑर्बिटल्स की इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पूछे जाते हैं, तो हम स्प्लिटिंग जो है वो देखेंगे
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एस नहीं, पी नहीं, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो क्लास को हम समराइज कर लेते हैं। हम सीएफटी कर रहे थे, सीएफटी के पोस्टुलेट्स या उसके अजम्पशंस की हम बात कर रहे हैं। पोस्टुलेट किसी भी थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं जिनको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं वो यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं। पहला पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी सेज दैट द इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर प्योरली आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। सेकेंड पॉइंट सेज कि this theory assumes ligand and central metal atom to be point charges और point dipole। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डी ब्लॉक का मेटल, डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है, मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो लिगेंड्स होंगे वो लिगेंड्स आइदर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हमारे हो सकते हैं, जैसे CN- या क्लोराइड आयन या फ्लोराइड आयन, या इसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनको हम डाइपोल बोलेंगे, वाटर और अमोनिया। तो पहला पॉइंट कि ये बोलती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, ये थ्योरी बात करती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करती है। ये किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है, वो एक्सिस के ऊपर है या फिर वो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की तो डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, फिर ये थ्योरी कोई कोवलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं करती, कोई ओवरलैपिंग की बात नहीं करती, कोई हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करती है कि ना तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट कोई बॉन्ड नहीं बनना है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना है हमें इस थ्योरी में। और लास्ट जो लिखा हुआ है, जो ड्रॉबैक थे बेसिकली वीबीटी के, उसका देखिएगा आंसर यहाँ पे है कि सीएफटी हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, ये स्पेक्ट्रा की बात करेगी, यानी कॉम्प्लेक्सेस के कलर किस तरह के आएंगे, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है या वायलेट कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा, ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस भी बताएगी। और साथ साथ जो वीबीटी हमें स्टेबिलिटी नहीं बता रही थी कॉम्प्लेक्सेस की, ये थियोरी हमें रिलेटिव स्टेबिलिटीज भी बताएगी। तो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। In the next class, we will discuss the splitting of d orbitals in octahedral complexes. Thank you, class.